जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शासन की लापरवाही से गरीबों की थाली तक पहुंचने से पहले खुरसोड़ी कैंप में रखी 360 मैट्रिक टन धान हुई पूरी तरह से खराब। नगर पालिका के पूर्व सीएमओ दिनेश वाघमारे को फिर स्थानांतरण पर मिला स्टे। सीएमओ का पदभार लेने की कर रहे तैयारी। एक साल बाद आयोजित हुई परीक्षा। 12वीं बोर्ड कक्षा की परीक्षा में 17,000 छात्रों ने हल किया अंग्रेजी का पर्चा। ₹46 लाख खर्च करने के बाद भी लालबरा के किसानों को नहीं मिल पा रहा है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का लाभ। शासन के जल जीवन मिशन की खुल रही मदनपुर में पोल। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पानी को परेशान ग्रामीण। सस्ती शराब का फिर दिख रहा साइड इफेक्ट। एसपी कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने बताई परेशानी। मध्य प्रदेश शासन स्टेट कॉर्पोरेशन की घोर लापरवाही की वजह से जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर खुरसोड़ी ओपन कैंप में रखी 360 मैट्रिक टन धान पूरी तरह से खराब होने की कगार पर पहुंच चुका है। हालात इतने अधिक खराब है कि धान में अंकुरन भी आ चुका है और पास जाने पर धान पूरी तरह से दुर्गंध आ रही है। जब हमने इस विषय पर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी महेंद्र ठाकुर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि खुरसोड़ी ओपन कैंप में रखी धान बीते वर्ष की है। सड़कें खराब होने की वजह से भारी वाहन ओपन कैंप तक नहीं पहुंच पाए। इस कारण धान लगातार रखी रह गई। उसके बाद मिलर्स ने धान लेने से इनकार कर दिया। नतीजा धान पानी की नमी की वजह से और अधिक प्रभावित हो गई। जानकारी के अनुसार अब धान को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। नतीजा साफ है। स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि स्टेट कॉर्पोरेशन वेयरहाउस को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि धान किस हालत में है और मिलर्स क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसलिए उसे नीलाम किया जाएगा। मतलब साफ है कि खुरसोड़ी ओपन कैंप में धान रखी गई। जब कैंप तक पहुंचने के लिए सड़क पूरी तरह से खराब है तो फिर धान यहां पर रखी क्यों गई? जब यहां से धान का परिवहन नहीं हो सकता था तो फिर धान यहां रखी क्यों गई? न जाने ऐसे कितने बहुत सारे सवाल अब लोगों के जहन में उठ रहे हैं। जो भी इस कैंप के बाजू से गुजरता है वहां कुछ देर के लिए स्तब्ध ही हो जाता है। बारे शासन प्रशासन गरीब यहाँ पर एक एक अन्य दानों के लिए तरस रहा है और उसने इतनी बड़ी मात्रा में धान खुले में केवल सड़ने के लिए रख दी है। बड़ा सवाल यहाँ भी उठता है कि बारिश तो केवल 4 महीने हुई थी, उसके बाद 8 महीने तक इस धान का परिवहन क्यों नहीं किया गया? इसे सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? उस समय क्यों नहीं उसकी नीलामी कर दी गई? जब यह धान किसी गरीब की थाली तक पहुंचने के लायक था, क्यों इतना लंबा इंतजार किया गया? आज भी जब हम जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं तो नीलामी की बात कर रहे हैं। न जाने इस नीलामी की प्रक्रिया सरकारी की कागजी कार्रवाई में कितना समय लगता है और न जाने यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में 360 मैट्रिक टन धान किसी काम भी आती है या नहीं, या फिर खुरसोड़ी ओपन कैंप में पूरी तरह सड़कर बर्बाद हो जाती है। निश्चित ही एक छोटी सी लापरवाही पर शासन के आला अधिकारी अपने अधीनस्थों पर कार्रवाई करने से चूकते नहीं हैं। फिर इतनी बड़ी लापरवाही किसने की? क्या यह पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में था या फिर इसकी जानकारी नहीं थी? यह बड़ा सवाल है। क्या इस पूरे मामले पर किसी पर कार्रवाई होगी? किसी पर निलंबन की गाज गिरेगी? किसी से वसूली की जाएगी? या फिर इतनी बड़ी मात्रा में बर्बाद हुए धान पर अब तक की खामोशी आगे भी बरकरार रहेगी? बैयर शहर के वार्ड नंबर 9 सिविल लाइन स्थित शिक्षक आत्माराम चांदने के सुने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित 70,000 रुपए की चोरी कर ली। बैयर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आत्माराम चंद शिक्षक है जो अपने परिवार के साथ ही सिविल लाइन बैयर में रहते हैं। 11 फरवरी को 4:30 बजे शिक्षक आत्माराम चंद ने अपनी पत्नी का इलाज करवाने घर में ताला लगाकर बालाघाट आ गए थे। 16 फरवरी को 3 बजे जब शिक्षक आत्माराम चंद ने बैयर सिविल लाइन स्थित अपने निवास पहुंचे तो देखा कि मकान का दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर रखा सामान अस्त व्यस्त था। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, नकदी, रुपए सहित अन्य सामान भी नहीं थे। अज्ञात चोरों ने 11 और 16 फरवरी के दरमियान मकान के दरवाजे का ताला तोड़कर सोने चांदी और नकदी जेवरातों सहित 70,000 रुपए की चोरी कर ली।
बैयर पुलिस ने शिक्षक आत्माराम चंदने के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड संविधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। नगरपालिका बालाघाट के सीएमओ दिनेश वाघमारे को जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे मिल गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार स्टे ऑर्डर बालाघाट नगरपालिका कार्यालय भी पहुंच चुका है, जिसके बाद से पुनः चर्चा शुरू हो चुकी है कि आगामी दिनों में नगरपालिका का सीएमओ कौन रहेगा। इस विषय पर बालाघाट से स्थानांतरण के मामले में न्यायालय की शरण में गए पूर्व सीएमओ दिनेश वाघमारे से मोबाइल पर चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 10 फरवरी को जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा दोबारा बालाघाट सीएमओ बनाए जाने का स्टे मिल चुका है। इस स्टे की कॉपी बाकायदा न्यायालय की ओर से नगरपालिका कार्यालय भी भेज दी गई है। यही नहीं, मोबाइल पर चर्चा के दौरान तो पूर्व सीएमओ दिनेश वाघमारे ने यह भी जानकारी दी कि वे 21 फरवरी तक न्यायालय के द्वारा भेजे गए आदेश का इंतजार करेंगे कि उन्हें बालाघाट सीएमओ का दोबारा पदभार मिलता है या नहीं। उसके बाद आगामी कार्रवाई की रणनीति बनाएंगे। निश्चित ही जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व सीएमओ दिनेश वाघमारे के ट्रांसफर पर स्थगन आदेश देने के बाद नगरपालिका बालाघाट में इस बात को लेकर हलचल तेज हो चुकी है कि आगामी दिनों में उनके सीएमओ कौन होंगे। क्या वर्तमान सीएमओ सतीश मरसेनिया इस पद पर बने रहेंगे या फिर 2 वर्ष पहले बालाघाट से स्थानांतरित किए गए तत्कालीन सीएमओ दिनेश वाघमारे को चार्ज मिलता है। यहाँ आपको एक बात की जानकारी और दे दें कि यह पहला मौका नहीं है जब पूर्व सीएमओ दिनेश वाघमारे के द्वारा अपने स्थानांतरण को लेकर न्यायालय से स्टे लाया गया हो। हालांकि पिछली बार उन्हें नियमों का हवाला देते हुए ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। देखना यह है कि इस बार दिनेश वाघमारे न्यायालय से कितनी तैयारी करके दोबारा बालाघाट सीएमओ बनने की रणनीति के तहत इसे लेकर आए हैं। सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो पूर्व सीएमओ दिनेश वाघमारे के द्वारा स्थानांतरण के बाद सिवनी जिले के बरघाट नगर पंचायत में सीएमओ पद पर ज्वाइनिंग नहीं ली गई थी, जिस कारण जानकारी यही मिल रही है कि दिनेश वाघमारे का वेतन भी बालाघाट नगर पालिका से ही निकल रहा था। निश्चित ही आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक, वरना आगामी दिनों में नगर पालिका बालाघाट शहर के साथ ही जिले और प्रदेश में नगर पालिका सीएमओ पद को लेकर सुर्खियां बटोरने की उम्मीद लगाई जा रही है। पद्मेश 24/7 के द्वारा प्रमुखता से प्रसारित की गई बदलाव वाली खबर पर एक बार फिर प्रशासनिक मोहर लग गई है, जहां खबर दिखाए जाने के मुताबिक नगर पालिका में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर पालिका के राजस्व शाखा के राजस्व निरीक्षक डीएल तिवरे को हटाकर उनकी जगह नगर पालिका कार्यालय अधीक्षक बीएल लिल्लारे को राजस्व शाखा का प्रभाव सौंपा है। हालांकि नगर पालिका में यह बदलाव क्यों किया गया, फिलहाल इसकी असली वजह नहीं बताई जा रही है, लेकिन बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मेश 24/7 ने 6 जनवरी को इस बात का खुलासा कर दिया था कि जल्द ही नगर पालिका राजस्व शाखा में बदलाव देखने को मिलेगा। अब 6 जनवरी को अखबार में छपी इस खबर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मुहर लगाते हुए राजस्व शाखा के निरीक्षक डीएल तिवरे को राजस्व शाखा से हटा दिया, जिन्हें राजस्व शाखा से हटाकर जल प्रदाय शाखा में पदस्थ किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका कार्यालय अधीक्षक एवं नवनियुक्त राजस्व शाखा प्रभारी बीएल लिल्लारे ने बताया कि कलेक्टर साहब के द्वारा लगातार राजस्व वसूली की समीक्षा की जा रही है। वे कर वसूली को लेकर चिंतित थे, जिन्होंने ज्यादा टैक्स वसूली की अपेक्षा करते हुए यह बदलाव किया है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा राजस्व की समीक्षा विगत माह की जा रही थी और लगातार वसूली के प्रति थोड़ा सा चिंतित होने की वजह से है तो ये प्रभार में है तो आवश्यक के अपेक्षित परिणाम की आशा के साथ में किया गया है, जिसके अनुसार हमारे द्वारा है तो पुराने आरआई साहब श्री देवलाल तिवारी जी काम कर रहे थे, उनके द्वारा उनको आदेशित किए जाने के बावजूद सवेरे 9 बजे यहाँ पे हाजिरी लेने के पश्चात तो सभी कर संग्राहकों को फील्ड में भेजने की कार्रवाई जारी है और हमें ये जो नया प्रभार है वसूली की प्रगति के आकलन के दृष्टिगत तो क्या पुराने आरआई जो थे पुराने आरआई साहब अपना काम बखूबी कर रहे थे, तो उसके बाद में नया प्रभार है तो थोड़ा सा कार्य की गति को बढ़ाए जाने के हेतु किया गया है और है तो और भी दूसरे है तो योजना की जांच वाच से संबंध में कार्रवाई। तो अभी आपका 2 जगह प्रभार है, यहाँ और कार्यालय अधीक्षक का भी प्रभार है और राजस्व का भी। तो अभी पुराने साहब जो थे तिवारी जी उनको किस विभाग त्रिपाठी जी न्यायालय शाखा का प्रभार देख रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जब से शराब के दाम घटाए हैं तब से युवा अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं। वहीं शराब सस्ती होने के चलते आए दिन विवाद भी होते रहते हैं, जिससे नगर का माहौल खराब हो रहा है। वहीं आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा आरोप लगाते हुए गुरुवार को जिला महिला कांग्रेस ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें उन्होंने गली मोहल्ले में अवैध तौर पर की जा रही शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और संपूर्ण प्रदेश में शराब की बिक्री बंद किए जाने की मांग की। आए हैं जो शिवराज जी ने शराब सस्ती जो करे हैं ना उनने, जिससे कि अहिंसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आज घर घर में हर महिलाओं को परेशानी हो रही है। परेशानी के साथ साथ में मारपीट अत्याचार से पीड़ित होके आके हम लोग एसपी सर को ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो हमारे शिवराज जी हैं मुख्यमंत्री, जिन्होंने जो मेन चीज है, जो हिंसा का मुद्दा है अपना शराब, उसको सस्ता किए हैं और बाकी जो है हमारी गृहस्थी की चीजों को महंगा किए हैं। कि हमारे जो बाल बच्चे हैं अभी की जो पीढ़ी चल रही है हम उनके लिए सुधारण कर रहे हैं अपने मोहल्ले का कि अभी बहुत ज्यादा गांजा दारू यानी जुआ जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसको बच्चे जो बड़े तो बिगड़े लेकिन जो अभी जो पीढ़ी चल रही है सर, उसको नहीं बिगड़ना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे आगे बढ़े। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही है कि परेशानी है, हमारे घर की महिला बहू बेटी परेशान है, बच्चे परेशान है, दारू पी लेते हैं, घर में कम हो जाता है सब चीज के लिए, और गांजा दारू यानी कि जुआ चलते रहता है। आपके बच्चे भी सेवन कर रहे हैं इस चीज का? हाँ, मेरा बच्चा भी जो नहीं करता था वो भी कर रहा है जी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो गई और 12 मार्च 2022 तक चलेगी। परीक्षाओं के संचालन एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन के किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। परीक्षाओं के संचालन एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में दिए गए आदेश में कहा गया है कि 12 मार्च 2022 की मध्य रात्रि तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डीजे आदि का उपयोग एवं प्रदर्शन बिना अनुमति के किसी आम सभा, जुलूस, सम्मेलन, जलसा, टीवी, एलसीडी सहित चलित वाहन में नहीं करेगा। परीक्षाओं के संचालन के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलाया जाएगा। जहां कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयुक्त दूरी से परे चलाया जाता है, वहां उसके वॉल्यूम को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि जिससे परीक्षा केंद्रों को कोई विघ्न न पहुंचे या न्यूसेंस कारित न हो। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कराई जाने वाली बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं की परीक्षा गुरुवार से प्रारंभ हो गई। 12वीं कक्षा में अध्ययनरत परीक्षार्थियों ने पहला पर्चा अंग्रेजी का हल किया। कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए जिले में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कुल 18,275 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें से 435 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कुल 17,840 परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में बैठकर अंग्रेजी विषय का पर्चा हल किया। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षार्थियों को पारदर्शी पानी की बोतल, मास्क और सैनिटाइजर परीक्षा केंद्र में ले जाने अलाउ किया गया था। बाकी मोबाइल सहित अन्य कोई भी सामग्री या कोई कागज ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रखी गई थी। सभी परीक्षार्थीगण ध्यान दें, आपको अपने साथ मोबाइल नहीं ले जाना है। बैग या कोई अन्य सामग्री जो वर्जित है उसे नहीं ले जाना है, अन्यथा नकल पकड़ बनता है। इस बात का ध्यान रखें। पेपर अच्छा रहा, लेकिन और समय मिल जाता तो अच्छा रहता। कितने प्रश्न सॉल्व किए आपने? प्रश्न पूरे। तो क्या लग रहा है आज के पेपर में रिजल्ट अच्छा रहेगा? जी, रिजल्ट अच्छा रहेगा। 100% रहेगा या? तो क्वेश्चन तो पूरे सॉल्व किए, लेकिन अब पता। अच्छा, मतलब जिस प्रकार से समय चाहिए था और आज का पेपर वो कैसा था? पेपर बहुत अच्छा आया था। जैसे तैयारी किए थे आपने, क्या उसी प्रकार था या? हमारी जैसी तैयारी हुई थी वैसा ही सब कुछ था। और जैसे कि इस बार सभी कह रहे थे कि एग्जाम जल्दी हो रही है, समय नहीं मिला, तो क्या लग रहा था आपको? इफेक्ट तो पड़ा है क्योंकि समय मिला नहीं हम लोगों को अच्छे से। जहाँ तक हम देखें तो हमारे बात नहीं, तो हम लोग ने समझा है सब कुछ और वही लिखा है। अब पता चलता है क्या होने वाला है। इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर था। कैसा गया आपका पेपर? पेपर तो बहुत ईजी था और बहुत अच्छा गया। अच्छा, जैसे बीच में बच्चे कह रहे थे कि हमें समय चाहिए था, लेकिन अचानक से एग्जाम हो गई, तो उससे क्या आपको लग रहा है आपके पेपर पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, अगर समय की बात है, पेपर एग्जाम जल्दी हो रहे हैं तो उसके लिए सिलेबस कम किया गया है। जितने लेसन थे उनमें से कई लेसन हटाए गए हैं और पेपर इतना इजी था कि अगर एक बार अगर कोई पढ़ा भी होगा तो इजीली बना देगा।
इंग्लिश का था पेपर। कैसा गया पेपर आपका? बहुत ही अच्छा, मतलब एमडी बोर्ड में फर्स्ट टाइम इतना इजी पेपर आया होगा ऐसा लग रहा था। अच्छा, जैसे पहले बच्चे सोच रहे थे कि कम समय मिला है, पेपर कैसा आता है, तो इसमें क्या लगा आपको? नो सर, मतलब अभी मतलब जब पेपर जल्दी हुआ होगा ठीक थी, बट गवर्नमेंट ने हमारे लिए पूरा सिलेबस कम कर दी थी। बहुत मतलब एक पोर्शन में ओनली 5 चैप्टर थे और उसके अकॉर्डिंग मतलब पढ़ने के लिए बहुत टाइम था और अच्छा। इजी चैप्टर्स थे सर। अच्छा, क्या लग रहा था आपको पहले शुरू में, जैसे परीक्षा के पहले घबराहट रहती है, हाँ। तो पेपर को देख के क्या लगा? नहीं मतलब हाँ, ऐसा लग रहा था कि मतलब फालतू का टेंशन ले रहे थे। बहुत इजी पेपर आया, जितना टेंशन ले रहे थे उसकी तुलना में। एक्सेप्टेशन से तो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहा। अच्छा, जैसे परीक्षा के पहले जैसे एक डर का माहौल होता है, अब परीक्षा के पहले तो हर किसी को डर रहता है वाली कहानी। अच्छा, जैसे आप लोग कह रहे थे पहले कि हमें समय नहीं मिला और समय चाहिए था, तो पेपर को देख के क्या लगा आज? समय की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक तो कोर्स भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया था और पेपर भी उस हिसाब से अच्छा ही दिया था कि कोई फेल भी ना हो, कोई अटके भी ना, कोई मतलब किसी को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि कोरोना काल था, स्कूल लेट खुले, फिर एग्जाम भी जल्द होने लगी, उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट को देखते हुए रिजल्ट प्रभावित होगा। तो क्या लगता है आप, जैसे कि आज आपने एक पेपर दिया? इसमें तो ज़्यादा कोई कहने की बात है नहीं। गवर्नमेंट ने कोर्स कम की थी और कोरोना को देखते हुए ये जो एग्ज़ाम जल्दी ले लिया ये बेस्ट किया, क्योंकि क्वार्टरली और हाफ ईयरली की बेसिस पे अगर पेपर के रिजल्ट बनाए जाते तो ये उतने अच्छे नहीं बनते जितना एनुअल एग्जाम में। और इसके बेसिस पे अगर एग्जाम जल्दी ले लिया तो हम लोग ने उस बहाने पढ़ भी लिया। कैसा गया आपका पेपर? मेरा ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश का पेपर कठिन जाता है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? जिसने पढ़ा है उसका अच्छा जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसका नहीं जाएगा, कठिन जाएगा। अच्छा, उसके लिए कठिन रहेगा। तो आपके साथियों के लिए और आपका पेपर कैसा रहा? मेरे साथियों के लिए ठीक रहा। आपका भी अच्छा रहा। अच्छा, तो जैसे जैसा सोचे थे उस हिसाब से ही था कि जी। अच्छा, जैसे कम समय था, एग्जाम भी जल्दी हो गई, तो उसको लेकर के पेपर आपके हिसाब से कैसा रहा? पेपर ठीक था, पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे। कहीं जैसे कोरोना काल था तो इस पर रिजल्ट पे असर तो नहीं पड़ेगा? जल्दी एग्जाम भी हो गई, बहुत दिन तक आपको कोरोना के कारण घर में भी रहना पड़ा 1 महीने, फिर ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन परीक्षा हुई, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, उसको देखते हुए थोड़ा असर रहा। तो इसका असर क्या रिजल्ट पे देखने को तो नहीं मिलेगा? थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि कक्षा 12वीं की परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। गुरुवार को परीक्षार्थियों ने पहला पर्चा अंग्रेजी विषय का हल किया। जिले भर में परीक्षा निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक हुई, कोई भी नकल प्रकरण नहीं बना। शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन करते हुए परीक्षा कराई गई है। परीक्षा के लिए विभिन्न उड़न दस्ता दल भी बनाए गए थे, जिनके द्वारा सतत परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाता रहा। शुक्रवार 18 फरवरी को कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के द्वारा हिंदी विषय का पर्चा हल किया जाएगा। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितनी भी अच्छी सेवाएं दी जाए, लेकिन लोग संतुष्ट नजर नहीं आते। दर्द से परेशान एक मरीज ने गुरुवार को प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज कराने की मंशा से स्वयं ही अपनी मर्जी से जिला अस्पताल से छुट्टी ले ली और यहां भी कहते हुए नजर आए कि जिला अस्पताल में सही उपचार नहीं हुआ है, इसलिए वे दूसरा इलाज कराना चाहते हैं। वहीं जिला अस्पताल के पदस्थ स्टाफ का कहना है कि मरीज का जो इलाज किया जा सकता है वह किया गया, मरीज ने अपनी इच्छा से छुट्टी ले ली है। आपको बताया कि लामता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिकरिया निवासी चैन सिंह पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया था। वे कटाई का कार्य करने के लिए 10 फरवरी को जंगल गए हुए थे। वन विभाग के द्वारा इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन उसके बाद में कोई मदद नहीं की गई। ऐसे में उनके सामने बेहतर इलाज के लिए समस्या भी खड़ी हो गई। भालू काटा था जी। तो अभी जैसे आपका यहाँ इलाज चलता रहा होगा, तो कितने दिन से इलाज चल रहा था? कब भर्ती हुए थे यहाँ 15 तारीख को भर्ती हुए। अच्छा, तो क्या इलाज हुआ अभी तक? कुछ इलाज हुआ आपका? इलाज वही इंजेक्शन लगा ही। नहीं, तो आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है कि नहीं है? वो तो जो था उधर वैसी है, मतलब जो दर्द था वो वैसा ही है? हाँ, ये पिठाड़ा वाला थोड़ा सा बढ़ते भी जाता है। अच्छा, तो आप जैसे आपने छुट्टी क्यों ले ली है अभी? तो अब कहीं फिर दूसरा जगह इलाज करके दिखूंगा। तो यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ क्या? नहीं, यहाँ इलाज हो रहा है कि नहीं? अच्छा ढंग
से नहीं हो रहा है जी, मतलब यहाँ पट्टी मिट्टी लगती जो ये जो ठड़ा में तो कहीं मैं वो अब यहाँ रहूँ ना तो कब तक रहूँगा, वो बढ़ते जाता है, इसलिए मैं फिर कहीं जाऊँगा तो फिर इलाज करवाऊँगा करके। देसी इलाज करवाओगे कि प्राइवेट अस्पताल में जाओगे? देसी आलू ने काट देते। अच्छा, यहाँ पे जिला चिकित्सालय में कितने दिन इलाज चला अभी? 12 आदमी। हाँ, 3 दिन। और वहाँ पे 2 दिन। अच्छा, तो आराम है कि नहीं अभी इनको? आराम नहीं सर। तो अब जैसे आराम नहीं है तो छुट्टी करा के फिर जा रहे हो तो फिर कैसे करोगे? फिर छुट्टी करा के जा रहे हैं इसलिए कि प्राइवेट में दिखाई करते। प्राइवेट में दिखाओगे?